अफ्रीका के सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ने का क्या एक्सपीरियंस था? कितनी देर लगी थी आपको चढ़ने में? जाते हुए आपको 5 दिन लगते हैं क्योंकि वो 20,000 अबव सी लेवल है, तो ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, सो यू कैन ब्रीथ। वॉक से भी लेस, जिस टर्टल से भी आहिस्ता चलते हो। एनर्जी बचा के रखनी होती है। एब्सोल्युटली सही। हमारी एक्ट्रेसेस और पड़ोसी मुल्क की भी एक्ट्रेस, वो कुछ चेहरे के लिए, मजीद खूबसूरती के लिए कुछ करा लेती हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज और ये वो। आयशा टाकिया की मिसाल लूँगा मैं, बहुत ज़्यादा पहले वो गुड लुकिंग थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो प्रियंका चोपड़ा, उसने भी कराई थी। शोबिज़ है जिसे कहते हैं। उसमें मसला ये है कि एक सर्टन स्पैन है जिसके अंदर उन्होंने कमाना है, अपने पैसे कमाने हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज करते हैं, एंड इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, ये फैक्ट है कि अब रेखा को भी तीसरी लाइन मिलेगी, लेकिन जो दीपिका है, जो यंग बंदी है, उसको फर्स्ट लाइन मिलेगी। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी बैक सीट होती जाती है। जाहिर है। ये रेखा फैक्ट है। तो उमर शरीफ साहब ने भी ये बात बोली थी, उनके ज़माने के तो इंजन बंद हो गए। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ख़ासतौर पे ख़वातीन को, लड़कियों को, अगर जिनके रंग फेयर नहीं, वो फिर फार्मूले पे जाती हैं, वो जो क्रीमों के फार्मूले होते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी 600 रुपये वाली क्रीमें चल रही हैं, गोरी और पता नहीं क्या रंग फाड़ देती हैं। अजीब सा कलर हो गया, यहाँ से गोरी हो गया, यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, हाथ से पकड़े जा रहे हैं। अक्सर ये मजाक उड़ाया जाता है, पैर से पकड़ लो, आइडेंटिफाई हो जाता है कि गेम क्या है। रंग के हवाले से आप क्या मशवरे देंगे? बहुत ज़्यादा दुख है थोड़ा सा इस बात का कि हमारी पूरी कौम की अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। उस चीज़ का फ़ायदा डॉक्टर्स, मैं अपनी कम्युनिटी को कह रही हूँ कि प्लीज़ खुदारा ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि गोरा होना कोई खूबसूरती नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। बनना हो इनकी तरह कामयाब तो छोड़नी होगी सुस्ती, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं आप, शबाना मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। It's an honor to be here. I mean, one of my wishes कि मैंने इधर आना है, आपसे मुलाकात करनी है। I'm very happy. Thank you. सेम फीलिंग है, क्योंकि मैं आपका जब मैंने सुना तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतनी खूबसूरत आप और इतनी गुड लुकिंग आप हैं। क्योंकि हम अक्सर जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम, ये मशहूर था कि मेडिकल फील्ड की जो लड़कियां हैं उनको बहन बना लो। अच्छा। हाँ, बहन बोल दो भाई, वो चुटिया नाक बहरी है, और वो मतलब वो अपना ख्याल, और वो मेडिकल में ज़्यादा घुसी होती थी रदर दैन के वो मीडिया साइंस की लड़कियां ज़रा ज़्यादा खूबसूरत होती थी। अच्छा। और दूसरा इंजीनियरिंग की, तो ये चीज़ है। लेकिन फिर कभी कभी डॉक्टर्स भी ऐसे गुड लुकिंग नज़र आए तो हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर साहिबा आए, इंजेक्शन लगा दे बस कहीं भी। हम जैसे तो फिर ये करते हैं। थैंक यू सो मच। भाई, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप लाहौर से आई हैं स्पेशली, और मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता चला है जो कि मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक एक करके आऊँगा मैं। आपका पता चला है कि आप तो अफ्रीका के पहाड़ पे चढ़ गई, और सबसे बड़े पहाड़ पे, अपना क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? किलिमंजारो गए थे हम, ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग। यस। और क्योंकि मैं खुद भी सऊदी अरब के कुछ पहाड़ों पे चढ़ा था, अब्वा शरीफ जाना हुआ था, वो तो छोटा पहाड़ है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अफ्रीका के सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ने का क्या एक्सपीरियंस था, क्या चीज़ थी? हमने उसके लिए ट्रेन किया था बाकायदा, 4 से 5 महीने एक ग्रुप के साथ पूरा ट्रेन किया था, क्योंकि उधर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको माउंटेन सिकनेस हो जाती है, सो यू कैरी लॉट ऑफ मेडिसिन अपने साथ। और बगैर ट्रेनिंग के मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि जाएं सिर्फ इम्प्रेस होके कि चलो जी जाके कुछ करना है। एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था, लेकिन पूरा 5 दिन एक चोटी पे चढ़ने के बाद वहाँ जाके उन्होंने कहा 20 मिनट है आपके पास, जल्दी से पिक्चर्स उतारो, ऑक्सीजन की कमी है, नीचे उतर जाओ। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं इधर क्या करने आई थी। अच्छा। बड़े से पर्सनल अचीवमेंट। कितनी देर लगी थी आपको चढ़ने में? जाते हुए आपको 5 दिन लगते हैं। 5 दिन? जी, क्योंकि वो 20,000 अबव सी लेवल है, तो ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, सो यू कैन ब्रीथ, सो यू हैव टू। आप सोच नहीं सकते कि जिस तरह से, क्योंकि आई एम अ रनर ऑल्सो, हाइकिंग करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो जब आप जाते हैं तो एक लाहौरी एटीट्यूड भी होता है, पाकिस्तानी एटीट्यूड, और छड़ो जी हम ज़रा भाग के जाएंगे, देखा जाएगा। यू रियली कैंट। आप वॉक से भी लेस, जिस टर्टल से भी आहिस्ता चलते हो। एनर्जी बचा के रखनी होती है। एब्सोल्युटली सही। और कोल्ड भी बहुत होता है, रात को बहुत कोल्ड हो जाता है, बाथरूम भी नहीं होते आपको। बाथरूम के लिए जब आप स्लीपिंग बैग में अपने आप को कोजी कर लेते हैं तो आपको लगता है जी अब तो बाथरूम का टाइम आ गया है, तो आपको बार बार उठ के जाना। वॉशरूम का टाइम आता भी उस वक्त है जब आप सारी चीजें लेट जाते हो ना, कंबल नंबल लेके हो जाते हो, फिर वो अलार्मिंग होता है कि मैं तो रह गया।
और तो वो फिर बहुत वॉशरूम cold बोलता है कि आ जाओ, जी, मुझे भी करो। कोल्ड होता है, आप फिर दोबारा सारी चीज़ें अनरैप करके, और फिर बाथरूम भी नहीं होता, आपने बुशेस में ही जाना होता है। इट वाज क्वाइट एन ओए होए एक्सपीरियंस। होए। यार ये तो वही है डॉक्टर साहिबा, आप बैठी हुई हैं, अब हम क्या बताएं, ये तो हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं बट्टा लेके जाना। समझ रही है बात को, ये वही है, जाहिर है वहाँ पे आप अपने बेसिकली कंफर्ट जोन से निकलने का नाम है ट्रैवलिंग। तो वहाँ पे तो आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, तो आपने सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो 5 दिन बाद आप चढ़ गई ऊपर। ऊपर जब चढ़ी हैं तो वो आप क्या देख रही थी नीचे? वहाँ पे चोटी पे 1-2 बोर्ड लगे हुए थे, जो लोग चढ़ते हुए मर गए थे, तो हमने कहा चलो चढ़ गए। बड़ी बात है, मतलब होता है ना, वहाँ पे लगा होता है डेडिकेटेड टू दिस, उसका नाम लिखा होता है गोरों का। हमने कहा चलो अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह पहुँच गए हैं अब। लेकिन इट्स अ जर्नी, क्योंकि आप अपने आप के साथ लड़ रहे होते हो। कई दफ़ा आप सोचते हो कि अब जो है ना दैट्स इनफ, और वो लोग भी देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ शर्पाज होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कि किसको कब लेके जाना है। काफ़ी लोग नीचे भी आ रहे होते हैं ड्यू टू सिकनेस, बीमार हो जाते हैं। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाता है कि वो नहीं ऊपर जाके, वो ऑक्सीजन की उनकी कमी हो जाती है, दे गेट सिक, तो फिर उनको एयरलिफ्ट किया जाता है। लेकिन आपकी रेजिलियंस, डेडिकेशन और कमिटमेंट आपको पता चलती है कि आप कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, और वो ही अकम्पलिशमेंट है कि आप फिर जब अचीव कर लेते हो और जब वापस आते हो तो एक दफ़ा तो कहते हैं हुन दोबारा नहीं, लेकिन फिर आप दूसरे जर्नी के लिए रेडी हो जाते हैं। वाह, आप ख़वातीन के मसाइल पे भी बड़ी पेश होती हैं, आगे आगे आप बात करती हैं, बड़ी वोकल हैं आप। तो प्रेगनेंसी में ख़वातीन क्या करें? मतलब हमारे माशरे में तो ये बैठ जाओ, उठना भी सोच के है, और तुमने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, कोई वज़नी चीज़ नहीं उठानी। शायद बड़े बूढ़े इसमें आफियत समझते होंगे, ये बोलते होंगे। तो आप क्या समझती हैं कि काम वगैरह कर लेना चाहिए, छोटे मोटे काम? क्योंकि कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस आई मेरे पास जो बोल रही हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम वर्कआउट करते थे जी, वेट लिफ्टिंग करते थे। तो क्या है? ये डिपेंड करता है कि आप पहले प्री प्रेगनेंसी कितने एक्टिव हैं। अब मेरे पास कोई बंदा आया जो मैराथन रनर है, बंदी यानी कि प्रेग्नेंट होके आई है, और उसको आदत है वर्कआउट करने की, जिम जाने की, तो उसको हम कहते हैं जी एक सर्टेन हार्ट बीट तक अगर आपका बहुत शॉर्ट ऑफ ब्रेथ नहीं हो रहे और टॉलरेट कर सकते हो तो अपना वर्कआउट थोड़ा लेस कर दो, बट कंटिन्यू। अपनी स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी वॉक जितनी रखेंगे, न्यूट्रिशन अच्छी रखेंगे, उतना उनका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बंदी ने सारी उम्र मुँह ही नहीं देखा जिम का, कभी एक्सरसाइज ही नहीं की, और एकदम उसको प्रेग्नेंट होकर याद आया कि अब जो है ना मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारनी है, तो ये उसके लिए तो नहीं है ना, नुकसानदेह। हाँ, ये उसके लिए, क्योंकि अब आप गिर भी तो सकते हो ना। ये मैटर करता है कि आपने कभी कोई वेट लिफ्टिंग नहीं की, अब आप वेट उठाना शुरू हो गए। तो प्री प्रेगनेंसी जो आपकी एक्टिविटीज़ थी उसको आप मेंटेन करो, थोड़ा कम कर लो अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है या जो भी। लेकिन आपने अगर कोई चीज़ पहले नहीं की तो नई चीज़ तजर्बा करने के लिए मत निकलें। लेकिन प्रेगनेंसी का हेल्दी आउटकम, मतलब नतीजा बहुत अच्छा आता है अगर आप एक्टिव हैं। तो जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जितना वॉक करेंगे, उस तरह से आपकी डायबिटीज़ नहीं होगी, ब्लड प्रेशर के चांसेस नहीं होंगे, और डिलीवरी आसान हो जाएगी, आपका वेट गेन नहीं होगा ना ज़्यादा। सही। डॉक्टर साहब, बस सेक्स एजुकेशन क्या है आपके नज़दीक, क्या है? जाहिर है ये हमारे माशरे में इसको मायूब समझा जाता है जी, और बच्चों को किस उम्र में देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, क्या वालिदैन दें या किसी और के हाथ पैगाम पहुँचवाएँ? थोड़ा सा जाहिर है वालिदैन के भी पर्दा एक हाइल आता है कि यार, तो किस तरीके से आप क्या कहना चाहती हैं इस पे? आप अपने पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बेस्ट, उनको कम्युनिकेटर्स होना चाहिए। जितनी दोस्ती अपने बच्चों के साथ रखेंगे उतना उनका जो है ना बचपन भी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन गैप कम होगा जब वो बड़े हो जाएंगे। जो बचपन में आप उनको सिखाते हैं वो उनका बड़े होते तक एटीट्यूड बन जाता है, और गैप जो होता है ना माँ बाप का वो ख़त्म हो जाता है, वरना जनरेशनल गैप बढ़ता जाता है। लेकिन कभी कभी माँ बाप की अपनी तरबियत इस तरह से नहीं होती कि वो चीज़ आगे रिलेट कर सकें बच्चों के साथ। उनकी अपनी एजुकेशन का लेवल या अपनी उनकी कोई झिझक या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे हैव गुड इंटेंशन, उनको हर चीज़ अच्छी सिखानी समझानी है, बच्चों के लिए बेस्ट है। उस केस में फिर आपके टीचर्स आ सकते हैं। हमारे वहाँ यूएसए में आपको पता है कि बहुत छोटे लेवल में स्कूल्स में सिखाना शुरू कर देते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, आपको जो है अगर किसी की गोद में नहीं बैठ जाना, आपको कोई सर्टेन एरियाज जो आपके बॉडी के हैं
पार्ट जो है उनको टच नहीं कर सकता कोई, सही। तो शुरू से उनको समझाया जाता है ताकि उनको ये पता हो। अभी मैं देख रही थी कि यहाँ तो बड़े बड़े बच्चों को जो है वो जाके सोशल मीडिया से पोर्नोग्राफी से गलत चीज़ें सीख रहे होते हैं। Yes. आप नहीं सिखाएंगे तो ये नहीं है कि उन्होंने सीखना नहीं है, वो देखते हैं, उन्होंने गलत चीज़ें सीख लेनी है गलत तरीके से। तो बेहतर ये है कि अगर आप अंडर सुपरविजन प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको प्रॉपर बातें इन द राइट टाइम एंड फेज एंड स्टेज पे सिखाएंगे तो उसका रिजल्ट बेस्ट। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती है, बच्चों को फ़ोन देने की ज़रूरत क्या है? क्या है ऐसी चीज़ जो कि नहीं देंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा बहुत शदीद, कि बच्चे को अगर आपने स्मार्टफोन नहीं दिया तो? पीयर प्रेशर, क्योंकि अब अगर एक माशरे में 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास 9 लोगों के पास ये है, अब अगर उसमें से एक बंदा उठ के ये कहता है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं देना, तो बच्चे का जो पेयर प्रेशर होता है, आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो आपका ब्रेन होता है, वो डेवलप नहीं होता जब तक कि 26 साल के आप नहीं होते। अच्छा। तो उस टाइम पे, उससे पहले जब आप टीनेजर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो पेयर प्रेशर होता है। आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। छोटी सी चीज़ जाके लगता है जैसे कोई आग फैल जाएगी, पूरे जंगल में आग लग जाएगी, तो आपको हर चीज़ डबल लगती है। उस टाइम पे जो आप सुनते हैं ना, वो अपने माँ बाप का कम सुनते हैं, और कोई और इन्फ्लुएंस जो कर रहा होता है ना, आपके दोस्त यार सारे, उनके इन्फ्लुएंस में आप ज़्यादा होते हैं। और फिर वो चीज़ जब आप, चूँकि आप 13 साल का बच्चा 14 या 15 साल का दोस्ती है जिसके साथ, उसके प्रेशर में आके कि वो क्या कर रहे हैं आपने वही करना है। अनलेस एंड अनटिल के घर की तरबियत और माँ बाप का जो है इतनी दोस्ती हो कि वो खुद से उस एज गैप को समझते हुए, आजकल तो लैंग्वेज डिफरेंट है, बच्चे पूरा ओके नहीं लिखते सोशल मीडिया पे, खाली के लिखते हैं, तो मुझे खुद नहीं समझ आती, और फिर अब ब्रॉ करके बात करते हैं, तो वो आप समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आपको उनकी ज़िंदगी में उनके लेवल पे आना पड़ेगा। अब वो बात गई कि आप उनको अपनी तरफ लेकर आएँ, आपको उनको समझना पड़ेगा और उस लेवल तक जाके उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो समझेंगे, वरना वो बाहर से समझ लेंगे। आपकी इतनी ग्लोइंग स्किन है और मैं आपको देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जैकलीन फर्नांडिस बैठी है मेरे सामने। Oh my God. मुझे तो तेरी लत लग गई। अगर मैं आवाम मेरी एग्री करे, मुझे तो भाई लग रही है, रिजेम्बलेंस दे रही है। आवाम एग्री इसलिए क्योंकि मेरी स्क्रीन ब्यूटी नहीं है। नहीं है, आप डॉक्टर साहिबा काफी देर से बोल रही है मैं स्क्रीन ब्यूटी नहीं हूँ। आपसे मैं इस चीज पर डिसएग्री करूंगा, आप हैं और लग भी रही होंगी यकीनन, और मेरे अगेंस्ट तो आप खूबसूरत लग रही होंगी भाई। मैं तो जिसके साथ खड़ा हो जाऊं उसे नजर नहीं लगती, ये मैं बता दूं, तिल का काम करता हूं। अच्छा, पूछना ये चाह रहा हूं कि अक्सर हमारी एक्ट्रेसेस और पड़ोसी मुल्क की भी एक्ट्रेस, वो कुछ चेहरे के लिए, मजीद खूबसूरती के लिए कुछ करा लेती हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज और ये वो, जिसमें वो पहले बिफोर अच्छी होती हैं, आफ्टर इतना ज़्यादा फैसिनेट। आयशा टाकिया की मिसाल लूँगा मैं, बहुत ज़्यादा पहले वो गुड लुकिंग थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो प्रियंका चोपड़ा, उसने भी कराई थी, वो मेरा ख्याल है नाक की कराई थी। क्या है आपकी इस बारे में क्या राय है, ये जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं और ये नोज और ये होठों का मामला? पे पैसा आ जाता है ना, वहाँ पे बड़ा कुछ हो जाता है। अब अगर आपकी रोजी रोटी जो है वो सिर्फ खूबसूरती के ऊपर है, जिस तरह हमें पता है, ये एक फैक्ट है कि जैसे जैसे डॉक्टर एज करता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। बल्कि अगर आप यंग लुकिंग हो तो आपसे आके पूछते हैं कि बाल सफ़ेद नहीं है तो आपने कितनी सर्जरीज की हुई हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है। और जैसे जैसे आप एज करेंगे वो कहेंगे ओ डॉक्टर तो जो है ना बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, हम पिछली सीट से उठ के आगे आ जाते हैं। ये साइंटिस्ट हों, आप इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, एकेडमिक बैकग्राउंड जिसकी भी होगी ना, उसकी वैल्यू विद एज बढ़ती है। और मुझे बताना पड़ता है कभी कभी, नहीं भाई मैंने बड़ी सर्जरियाँ की हुई हैं, मैं मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जन हूँ, आई एम नॉट जस्ट कि मैं यहाँ पे अभी कल स्टार्ट की है, फुली एक्सपीरियंस। जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का ये जो आप क्या कहते हैं, मेन जो आपका शोबिज़ है जिसे कहते हैं, उसमें मसला ये है कि एक सर्टन स्पैन है जिसके अंदर उन्होंने कमाना है, अपने पैसे कमाने हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज करते हैं, एंड इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, ये फैक्ट है कि अब रेखा को भी तीसरी लाइन मिलेगी, लेकिन जो दीपिका है जो यंग बंदी है उसको फर्स्ट लाइन मिलेगी। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी बैक सीट होती जाती है। जाहिर है, ये रेखा फैक्ट है। तो उमर शरीफ साहब ने भी ये बात बोली थी, उनके ज़माने के तो इंजन बंद हो गए,
जाहिर है वो बहुत पुरानी लॉट है। लेकिन अभी जितनी तो मर्जी सीनियर दीपिका का दौर है। अब जिसका दौर आ जाता है वो यंग, आप नए नए फेसेस देखना चाहते हैं, आप छोटी उम्र की लड़कियां लड़के देखना चाहते हैं, वो अगली सीट पे आ जाते हैं, और जो सीनियर लोग हैं वो फिर डायरेक्टर बन जाते हैं या बैक सीट पे चले जाते हैं, और उनकी वैल्यू कम हो जाती है अनलेस क्योंकि और बिजनेस साथ स्टार्ट करते हैं। जिस तरह शाहरुख बहुत, मेरा ने सुना है, बहुत फाइनेंशियली बड़ा स्मार्ट बंदा है, तो उसने अपनी एक वैल्यू रखी है, लेकिन ये फैक्ट है उसका। अब इन लोगों को अंडर प्रेशर आप उनको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर यंग हैं और उनको यहाँ पे एक चिजल्ड लुक चाहिए और वो जाके यहाँ पे थ्रेड करा लेती हैं, या बक्कल फैट जिसे फैट कहते हैं यहाँ से निकलवा लेती हैं, क्योंकि अगर 20s 30s में उनका ये पीक चल रहा है, नहीं निकलवाएंगी तो किसी और को मूवी मिल जाएगी। उनको एक सर्टेन लुक चाहिए जो सोशल मीडिया पे किम कार्दाशियन ने स्टार्ट की है। आप सोशल मीडिया पे किम कार्दाशियन ने स्टार्ट की है इसका? जी। अच्छा, आप इस हक में हैं कि ये चीज़ करवा ली जाए? लेकिन ये देखें, अब उनको देखा देखी एक एवरेज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और आम लोग जो कि उनकी रोजी रोटी ये नहीं है, उन्होंने एक्टर्स एक्ट्रेसेस नहीं है, उस प्रेशर में आके वो भी वही चीज़ें कर रहे हैं, कहीं से भी करवा लेते हैं। और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपका 20s 30s में एक बेबी फैट होती है, बड़ी प्योर इनोसेंट लुक होती है। आप कैमरे में नहीं आ रहे कि आपको यूं करके ऊंचा सा मुंह चाहिए, फिर भी लिप्स बड़े बड़े चाहिए, वो जाके फैट लिप फिलर करा लेंगे बड़े बड़े, और उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी चीक बोन करा लेंगे, या यहाँ से आप पैड और फैट निकलवा लेंगे। जब आप 40s में जाएंगे तो उसने वैसे भी कम होना था, क्योंकि विद एज आपके कोलेजन ने कम होना है, आपके फैट ने कम होना है। तो जब आपने ऑलरेडी वहाँ से निकलवा ली थी तो आप फिर जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो वक्ती तस्कीन के लिए जो आप 30s में, अभी 20s में यंग लड़कियाँ करा रही हैं, और ये आप वीडियो थ्रेड से अपना फेस खिंचवा लेते हैं, वो कुछ अर्से के लिए रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर कुछ अर्से के लिए रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है, वो फिर स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। तो आपका जो चीज़ आप जवानी में करा रहे हैं ना, हमेशा याद रखें कि 10 साल के बाद मेरी लुक क्या होगी, तो वो उसका नुकसान ही होगा आपको। यस, अब अगर आप 50s 40s या लेट 60s में और आपको कुछ कराना पड़ जाता है तो वो तो करना है ना, आपने अच्छा तो लगना है, आपका हक क्या है। आपने कुछ करवाई सर्जरी? मैं जी बोटॉक्स करवाती, मैंने सर्जरी कोई नहीं कराई। सही। मैं यहाँ पे हल्का सा कराती हूँ, यहाँ पे नहीं कराती, क्योंकि मेरे आईब्रोज बड़े ऊपर हैं, अगर कराऊंगी तो चुड़ैल बन जाऊंगी। अच्छा। तो मैं बहुत हल्का मिनिमल, मैं हूँ प्रिवेंशन के ऊपर बिलीव करती हूँ। मेरी स्किन केयर जो है रात को सोने से पहले घंटा होती है, वो सारे सोचते हैं बाथरूम में क्या लगी हुई है करने। मैं बहुत हैवी स्किन केयर करती हूँ। मैं एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती हूँ। फिलर्स के ऊपर बल्कि मैंने भी एक वीडियो डाली थी, मैंने कहा था कि भाई ना इस तरह करवाओ फिलर्स, क्योंकि फिलर्स कभी ख़त्म नहीं होते। वो आप करवाते हो, डॉक्टर 6 सिरिंजें लगाएगा, अगली दफ़ा 8 लगाएगा, क्योंकि एजिंग जो है ना उसको समझने की ज़रूरत है। एजिंग जो होती है उसमें आपकी नीचे से जो स्केलेटन है वो भुरभुरा होता है, और ढांचा जब आपका भुरभुरा होना शुरू होगा एजिंग में, तो आपकी ऊपर से क्या होगा, पैड ऑफ फैट, जो फैट आपकी कम होगी, ऊपर स्किन लटक जाएगी। अब उसमें डॉक्टर आपको 6 सिरिंजें, अगली दफ़ा 8 डालेगा, हर दफ़ा जो है वो 20% रह जाएगा, 80% ख़त्म हो जाएगा। करते करते आपकी शक्ल बदल जाएगी। आप तो अपने आप को फेस पे देख रहे हैं ना, मिरर में अपने आप को, आपको आदत पड़ी है अपनी शक्ल देखने की। दूसरे जो है वो आप बार बार एक्यूमुलेट होते जाएंगे फैट, आपका जो फिलर्स है, आपकी डकनुमा इस तरह शक्ल हो जाएगी, उसके बाद आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी, और फिर आपको नहीं पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा। तो फिलर्स जो है, अगर मैं हमेशा कहती हूँ, मैं थोड़ा उसके अगेंस्ट भी हूँ, मैं ज़रा नेचुरल ब्यूटी, प्योर और इस तरह। नेचुरल ब्यूटी की क्या बात है। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं अपना एक कमेंट्री दे दूँ कि किसी की अगर ये है भी कि चिक्स भरे हुए और वो खूबसूरत है तो गुड लुकिंग लग रही है, एक जहनी तौर पे भी, क्योंकि हर किसी का स्ट्रक्चर चेंज है, पर्सनालिटी चेंज है, तो एक दूसरे को कॉपी करोगे ना तो आप वो बन नहीं पाओगे, और जो खुद हो वो खो जाओगे। और पता है, जब तक आप, वो पहले ज़माने में कहते हैं इनसाइड आउट, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो आपको समझ आती है कि इनसाइड आउट वाज द राइट थिंग। क्योंकि आप जो मर्जी करा लो, आप 20s 30s में जवानी का खा रहे हैं, 40s में जैसे जाएंगे 50s में जाएंगे, अगर आपने अपने आप को वेट मेंटेन नहीं किया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने मल्टीविटामिन्स नहीं किए, आपने स्किन केयर नहीं किया, तो आपको उसका पे बैक होगा उस टाइम पे जाके। उस टाइम पे एजिंग नहीं रुक सकती, तो आपने अपने आप को ओवरऑल पैकेज में फिजिकली फिट करना है। फिर क्रैश डाइट करके आप सूख जाते हैं, फटीग्ड हो जाते हैं, ना एनर्जी है, गिरते फिरते हैं, बेहोश होते जाते हैं, ना मियाँ के लिए टाइम, ना बच्चों के लिए टाइम, खुद ही नहीं अपने आप को संभाल सकते। फिजिकल फिटनेस इज मस्ट, नॉट द क्रैश डाइट के आप सूख के कांटा होके जाबे के मारे फिर के एक सर्टन मॉडल लुक देनी है आपने। ये सोशल मीडिया का प्रेशर है ना अगेन, कि हमने वो उसी लुक को लेके चलना है।
बालों का भी हाथ हाथ बताते जाएं, क्योंकि बालों का भी बड़ा मसला है। PCOS हमारे जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, सबसे बड़ा मसला हमारे देसी कौम में बच्चियों को मेरे पास प्रैक्टिस में आती हैं, आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो आपके मिड ईस्टर्न, अफ़गानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, सबको PCOS चल रहा है। PCOS में आपके मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, फीमेल कम हो जाते हैं, जेनेटिक कंपोनेंट होता है, ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बहुत कॉमन है। उसकी वजह से आपके जो है ना, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और तमाम आपके एक्नी, फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाती हैं, तो मैं उसको भी ट्रीट करती हूँ। तो बालों के लिए सबसे पहले अगर गिर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑलवेज चेक करें। जिंक, सेलेनियम और आपका बायोटिन, बी कॉम्प्लेक्स, ये तमाम चीज़ें, मैग्नीशियम, आप मीट खा रहे हो कि नहीं, प्रोटीन खा रहे हो कि नहीं, ये हमेशा पहले वहाँ से काम शुरू करना चाहिए। और उसके बाद जो है ना, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है तो देखें कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। PCOS जो मैंने बताया था उसमें फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको ट्रीट भी हार्मोनली, रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, HRT जिसे कहते हैं। HRT मेनोपॉज के लिए होती है। वो उन औरतों के लिए जो मेनोपॉज में जा रही हैं, जिनके पीरियड नेचुरली ख़त्म हो जाएंगे जब वो लेट 40s में या 50s में होंगी, तो वो गायनी का सब्जेक्ट है। PCOS तो यंग लड़कियों का सब्जेक्ट है, जिनको एक्नी हो रहे हैं, जिनके बच्चा पैदा करने में मुश्किल हो रही है। उनके हार्मोन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अगेन गोइंग बैक टू द फाउंडेशन, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट। अगर वो करेंगी तो उनके काफ़ी मसले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, वरना उनको डायबिटीज़ भी हो जाएगी और मसले बढ़ते जाएंगे। फिर वो आएंगी कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा, फर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो एक चीज़ दूसरे को लेकर जाएगी। तो गोइंग बैक कि अपनी सबसे पहले एक्सरसाइज, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट से काम शुरू करें और देखें कि आप खा क्या रहे हो भी, वो बहुत मैटर, न्यूट्रिशन क्या आपकी। डॉक्टर साहिबा, बड़ा अहम मसला ये स्मेल, बहुत बदबू, बहुत आपस में गुजर गया बंदा यूं करके, अरे है यार कोई डिओड्रेंट तो लगाओ अल्लाह के बंदे, कोई अच्छा सा बॉडी स्प्रे खरीदो यार। अक्सर ये होता है जी। और कहा ये भी जाता है, हमने बचपन से सुना है कि खून में होती है भाई, ये जो बदबू होती है ये खून में है, मतलब जिसके खून में है उसके आ रही है, मतलब किसी के पास से आंडू बकरे की भी आ रही है। अजीब, मतलब अजीब सी बात है, फनी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक जेन्युइन इशू है कि स्मेल का आना। अब वो बाहर ज़ाहिर जाएगा भी, धूप में भी जाएगा, तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए सबसे ऊद से गुस्ल करे क्या? ऊद से मैंने बल्कि इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, तो सबने कहा नहा लो, सिर्फ वही काफ़ी है। जाके नहाना तो काफ़ी नहीं है, नहाने के बाद तो भी बेसिकली नहाना इसलिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि आप जितना मर्जी नहा लो, आप जहाँ पे भी रहते हो, डिपेंडिंग ठंडे माहौल में या गर्म माहौल में, और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी जैसे माहौल में, आपको पसीना आना ही आना है। और जो पसीना होता है उसमें बू नहीं होती, पसीने में कभी बू नहीं होती। जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे होते हैं स्किन से, वो जब पसीने के साथ मिलता है तो बैक्टीरिया फिर स्मेल पैदा करता है। ओके। तो आपने बैक्टीरिया को अटैक करना है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, गौर से सुने। अच्छा। तो आपने बैक्टीरिया को अटैक करना है, और उसके लिए फिर काफ़ी तरीके हैं। अगर तो देसी तरीका है, चूँकि मैं एविडेंस बेस्ड साइंस में पिछले 20 साल की रिसर्च को एक्सप्लोर करके अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ, और फिर मैं बगैर रिसर्च के कोई बात नहीं करती। तो साइंटिफिक रिसर्च पे अब मैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं रिस्पेक्ट करती हूँ होलिस्टिक मेडिसिन की, होम्योपैथी की। हमारी अम्मी हमें खुद साफ़ी देती थी बचपन में कि एक्नी ना निकले, वो काम करती थी। तो जो चीज़ सेफ़ हो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं खुद वो नहीं करती घर के टोटके, लेकिन अगर किसी के लिए काम करते हैं तो करें। जिसने फिटकरी कहते हैं, इट वर्क्स, क्योंकि वो जिसे हम स्मेल के लिए, हाँ जी, फटकरी, वो फटकरी जो भी वाइट रंग का जो फटकरी मिनरल होता है, तो उसमें जो होता है ना, वो आप उससे नहाएं, आप नहाने से पहले, तो वो घर का टोटका है, उसमें तो पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, क्योंकि उसको जिस तरह पाकिस्तानी स्टाइल में एल्यूमिनियम कहते हैं, हम एल्यूमिनियम कहते हैं उससे। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मस्ती करने का दिल कर रहा है। मैं अभी एक बड़ा सा स्विमिंग पूल में फिटकरी डाल के अपनी टीम को खुदवाऊंगा। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक है, जो गोरे बेचते हैं आपको, जो मार्केट में बिकता है, वो भी एल्यूमिनियम है, जिसे पाकिस्तानी एक्सेंट में एल्यूमिनियम कहते हैं आप, वो भी एल्यूमिनियम है। दोनों वही काम कर रहे हैं, ज़रा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, वो ज़रा देसी टोटका है। अब जिस तरह से आप कहते हैं देसी टोटका भी, अगर कोई मुझे आके पूछता है डॉक्टर साहब ये काम करता है, तो मैं उसका इंग्रेडिएंट चेक करती हूँ कि भाई उसका केमिकल इंग्रेडिएंट कौन सा है, काम करेगा कि नहीं। तो फिटकरी काम करता है क्योंकि वो भी वही है। और एंटीपर्स्पिरेंट जो आप लगाते हैं, अच्छा उसका एक मैं ट्रिप ज़रूर देती जाऊँ कि अगर आप एंटीपर्स्पिरेंट होता है जो पसीने को रोकता है, ठीक है, वो आप रात को लगा के सोएं।
लोग यूजली ऑफिस में जाने से पहले दिन को लगाते हैं, रात को नहीं लगाते। डिओड्रेंट डिफरेंट चीज़ होती है, एंटीपर्स्पिरेंट डिफरेंट चीज़ है। ओके। डिओड्रेंट जो होता है ना वो स्मेल को ख़त्म करता है क्योंकि उसमें खुशबू होती है। तो डिओड्रेंट आपके पसीने को नहीं रोक रहा, आपकी मेन कॉज को नहीं ख़त्म कर रहा। रात को सोने से पहले एंटीपर्स्पिरेंट लगाएं जो पसीने को ख़त्म करेगा। क्या चीज़ होती है? एंटी का मतलब अगेंस्ट, पर्स्पिरेंट मीन्स जो पसीने को रोकता है। वो जिस तरह से डिओड्रेंट होता है ना, हाँ। उसी तरह मिलता है वो ट्यूबों में जो आप लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान में कौन से नाम से आता है? ये कहाँ पे? ड्यूरा ड्राई, आर्मपिट्स में, आर्मपिट्स में जो लगा रहे होते हैं। ओके। वो रात को लगाएं, सुबह उठ के आप डिओड्रेंट लगा लें, आपका मसला हल हो जाएगा। और फिर आप जब नहाएं नहीं तो फिर ये लोग बोलेंगे बड़ा एक्सपेंसिव होगा और ये सारी चीजें। आप लाइफ बॉय खरीदते हैं ना, लाइफ बॉय खरीदते हैं ना, तो आप जगह जगह एंटीपर्स्पिरेंट पड़े हुए हैं। आपने सिर्फ पढ़ना है। मैं ये एजुकेट करती हूँ लोगों को कि जाके क्रीमें खरीद रहे हो ना, अल्लाह के वास्ते उसको प्लीज उठा के देख लो कि उसके ऊपर इंग्रेडिएंट क्या लिखे हुए हैं। सही। आप वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमें छोड़ें आप इंग्रेडिएंट, आप बताएं नहीं, खरीदना तो साबुन भी रंग देख के उठाते हैं, ये वाला उठा लो भाई, देख तो लो कि उसके ऊपर लिखा क्या है। फिर दूसरी चीज मैंने ये नोट आप सॉरी मैं डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कपड़े धोने वाले साबुन से भी नहा लेते हैं। अब आप ये आपको अजीब सी बात लगी, वो लाडो के लश्कारे कपड़े बनाए प्यारे प्यारे, उससे भी मैंने लोगों को नहाते हुए देखा। नहा तो रहे ना। हाँ ये बात है, लेकिन उसमें फिर वो एक कॉन्स्पेरेसी थी कि उससे बाल बहुत सिल्की हो रहे हैं कपड़े धोने वाले साबुन से। वो पीले कलर का आता था, 10 रुपए का इतने बड़े बड़ी वो आ जाती थी लंबी सी डंडी साबुन की। तो वो खैर वो एक अजीब गरीब बात थी। अच्छा, आप बेली बटन के हवाले से भी, आप नाफ के हवाले से, नाफ की सफाई के हवाले से, और इससे भी क्या बीमारियां होती हैं उस पर भी बड़ी बात करती हैं वो जी। वो मैं इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैं मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जन हूँ। हम क्या करते हैं कि काटा छाटा मारने की बजाय ना, बजाय कि पेट काट के मैं कोई हिस्ट्रेक्टमी करूँ, यूट्रस निकाल लूँ, सिस्ट निकाल लूँ, फाइब्रॉइड, रिसोली जिसे कहते हैं, हम बेली बटन से अंदर जाते हैं, वहाँ पे होल बना के फिर वहाँ से सर्जरी करती हूँ। तो मुझे ये पता चला कि बहुत ज़्यादा लोग तो समझते हैं कि बेली बटन जो है वो एक ओपन चीज़ है जिसका कनेक्शन अंदर जाके है, हालांकि वो तो एक ब्लाइंड ट्यूब है। इसलिए मैंने उसके ऊपर बात करना शुरू की कि भाई भैया ये बंद है, इसके अंदर से तो हम सर्जरी करते हैं, बिल्कुल फाइब्रस टिश्यू अंदर होता है, कुछ नहीं होता। इसके अंदर से अगर पानी आना शुरू हो जाए कि वो स्मेली है तो वो इन्फेक्शन है, वो जब बीमारी हो रही है वो जाके डॉक्टर को दिखाओ। वैसे आप इसको, पेशेंट आते हैं मेरे पास इतने ज़्यादा पूरे जिस्म को चमका धमका के, बेचारा बेली बटन इग्नोर हुआ होता है, उसके अंदर लिंट जो कपड़े की जो कपड़ा फंसा होता है, बाल फंसे होते हैं और वो गोला सब अंदर फंस जाता है और वो उस तरह ही लेकर फिर रहे होते हैं। उसकी सफाई नहीं की तो बू तो आना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये सिर्फ उसकी सफाई ना करने की वजह से जो है वो बू आ रही है। तो आपने जो है कॉटन टिप से, क्योंकि हर बंदे की बेली बटन जो है शेप डिफरेंट है, उसके पेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कॉटन टिप से उसको साफ कर लें, साबुन से, सोप से, पानी से, और वरना फिर नमक लेके ना उंगली से वो भी हल्का सा साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ इचिंग है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर, तो वो जाके जो है वो डॉक्टर से जो है उसको दिखाएं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तो वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर वहाँ से कोई डिस्चार्ज हो रहा है स्मेली किस्म का। तो वरना ये नॉर्मल नहीं है, वहाँ के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अच्छा, ये भी कॉम्प्लेक्स है ख़ास तौर पे ख़वातीन को, लड़कियों को, अगर जिनके रंग फेयर नहीं है जी, तो वो फिर फार्मूले पे जाती हैं, वो जो क्रीमों के फार्मूले होते हैं जी, और पता नहीं कौन कौन सी ये 600 रुपये वाली क्रीमें चल रही हैं, गोरी, और पता नहीं क्या रंग फाड़ देती हैं। बेसिकली वो रंग फाड़ देती है। और अब वो अजीब सा कलर हो गया, यहाँ से गोरी हो गया, यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, हाथ से पकड़े जा रहे हैं। अक्सर ये मजाक उड़ाया जाता है पैर से पकड़ लो, पैर से आइडेंटिफाई हो जाता है कि गेम क्या है ऊपर से। तो ये इसके रंग के हवाले से आप क्या मशवरे देंगे? अच्छा, इसमें तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख है थोड़ा सा इस बात का कि हमारी पूरी कौम की अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। ये बात है, ये बात सही। और उस चीज़ का फ़ायदा डॉक्टर्स, मैं अपनी कम्युनिटी को कह रही हूँ कि प्लीज़ खुदारा ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि गोरा होना कोई खूबसूरती नहीं है। यस, आपका रंग साफ होना चाहिए, चाहे सांवला है, जो रंग साफ होता है ना वो एक टोन का होता है। बिल्कुल, मुश्की कलर तो वैसे ही बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत बहुत प्यारा लगता है। अब ये है कि दाग धब्बे छाइयाँ ना हो, एक्नी ना हो, आधा गोरा आधा काला ना हो, वो चीज़ ऑकवर्ड लगती है।
ये चीज़ बचपन से अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें कि रंग की सफाई करनी है, एक जैसा रंग हो, साफ़ हो, सुथरा हो। सफाई जो होती है ना, वो जैसे निस्फ ईमान है ना, आप साफ़ होंगे, पर्सनालिटी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मसला ये कि एक दूसरे को देखा देखी, ये गोरे रंग के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, उसमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर्स का भी है, ये मेडिकल स्पास का भी है जो जगह जगह खुल रहे हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं गोरा रंग। आपके पैकेजेस जो दुल्हन के गाने ने भी प्रमोट किया ना, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, लेकिन उसने बाद में तुझे किसने कहा है तेरा तो रंग गोरा है। मुझे गाना नहीं आता ये, लेकिन ये गाना है, मैं उसके, मुझे गाना ये वाला आता है, मुझे गाने बड़े आते हैं, मैं बड़ा बॉलीवुड की भी फैन हूँ। वाह, मुझे उसके रिस्पॉन्स में वो गाना नहीं, सांवले सोलोनी, हाँ सांवली सोलोनी सी महबूबा, हाँ जी। कहने का ये मतलब है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ शादी नहीं हो रही, जहाँ पे प्रेशर है, जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उनकी मुझे समझ आती है कि प्रेशर है। लेकिन जो मेडिकल स्पास आपको पैसे मिंट कर रहे हैं, $1 बिलियन इंडस्ट्री बना के बैठे हैं, और आप उनकी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर फीड कर रहे हैं और कह रहे हैं जी रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शन लगाएं, ये करें, वो करें। और सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा, प्लीज़ मुझे टाइम दें, मैं बोलना चाहूँगी कि ये फिर ये किसका नुकसान हो रहा है, आपकी नेशन का नुकसान हो रहा है, और वो इनको बता नहीं रहे। इवन डर्माटोलॉजिस्ट, इंजेक्शन होता है ग्लूटाथियोन का, ग्लूटाथियोन, ओए ओए ओए, उसके ऊपर बात करें, बिल्कुल आईवी बिल्कुल ग्लूटाथियोन, वो यूज होती थी, चितकबरा सा हो जाता है बंदा। ये बेसिकली यूज होती थी, जो वो जो एंटीऑक्सीडेंट है, ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जो अल्कोहलिक लोग थे, जिनका लिवर डैमेज हो रहा था, उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, एंटी ट्यूमर है, ये तमाम वो काम करेगा जो आप चाहते हैं। ज़बरदस्त चीज़, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, ये इसलिए इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। उसके लिए आप गए, डॉक्टर ने आपको बहुत फटीग है आप, और मुझे ये भी पता चला था, सॉरी माजरत के साथ, ये जो सूरजमुखी जिनको हम कह देते हैं, जो बेसिकली वाइट हो जाते हैं, और वो उनके लिए, उनको सही करने के लिए भी विटिलाइगो जो, हाँ, अच्छा जो समझ गए, सूरजमुखी जो, अच्छा सूरजमुखी, हम लोग ये कहते थे। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे। मैं यहाँ से, मुझे लग रहा है मेरी डिग्री अमेरिकन जो है ना वो मखदूश हो गई है। मैं स्टेप लगा के भेजूंगा डिग्री, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जाऊंगी वापस, मैं अपने पेशेंट को कहूंगी सूरजमुखी लग रहा है ये। लेकिन एनीवेज, तो ये चीज़ यूज़ हो रही थी उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको कोई कैंसर, इस तरह की चीज़ें चाहिए इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए, वायरस हो रहा है आपको बार बार, आप जाके डॉक्टर को कहें, वो आपको आईवी ग्लूटाथियोन की ड्रिप लगा देता है, शॉर्ट टर्म, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उसका। लेकिन उन्होंने देखा कि वो लगाते हुए जो है, जब उनको लगती है तो रंग भी गोरा हो जाता है। ख़ासतौर पे फ़िलिपीन एंड थाईलैंड ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा लो जी, जिस तरह चाइना में 2 नंबर चीज़ आ जाती है, उन्होंने कहा लो जी, इसका तो रंग गोरा हो जाता है, तो हम इसको वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो लोग तो, हर बंदा ओ अच्छा काम करती है, डेफिनेटली काम करती है। उन्होंने क्या किया कि ये एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। इसका हर जहाँ मेडिकल स्पा पे जाएंगे ना, उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि कुछ महीनों के लिए आपको वो देंगे, उसके बाद वो आपको ड्रिप्स देते रहेंगे। ये जाके आपके जो मेलेनोसाइट्स होते हैं ना, जो आपका प्रोडक्शन हो रही होती है, रंगत आपकी मेलानिन से पैदा होती है ना, काली या गोरी, वो आपके सेल्स पैदा करते हैं, उसको जाके इफेक्ट करती है। तो वो आपकी रंगत बदलना शुरू होगी, आपकी रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा, स्किन टेक्सचर टोन अच्छा हो जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन आप इसको छोड़ेंगे, अगले 2-3 महीने के अंदर आपका रंग वापस चला जाएगा। आपको आदत पड़ गई है अपने आप को उस रंगत में देखने की, साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है। अगर आपको एक सर्टेन वेट, एक सर्टेन लुक पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा। अब जब आपको वो वापस जाएगा रंग, तो आपको एडिक्शन होगी एक तरह की, आप कहेंगे नहीं मुझे दोबारा ड्रिपें लगाओ, इतनी महंगी ड्रिप दोबारा लगाएंगे। मसला ये नहीं है मेरा इसके साथ, ज़रूर आप गोरे बने, ज़रूर सारी चीज़ें करें। मसला ये है, देयर इज़ नो साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक डेटा बिहाइंड इट कि लॉन्ग टर्म यूज़ इसका क्या होगा। इसका लॉन्ग टर्म 10 साल के बाद क्या ये आपके लिवर को डैमेज करेगा, या ये आपके किडनी को डैमेज करेगा, या आपके कैंसर को करेगा। देयर इज़ नो साइंटिफिक डेटा बिहाइंड इट। अगर कोई ये ला के, अभी देखें रिसर्च आ रही है यूएसए से और यूरोप से, उन्होंने अभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, बल्कि रिसेंटली फ़िलिपीन के अंदर उन्होंने बैन किया है, क्योंकि आईवी ड्रिप कुछ ऐसे इलाकों में दी जा रही थी, ऐसी छोटी छोटी क्लिनिक में, जिससे सेप्सिस और इन्फेक्शन हो रहा था। अमेरिका कभी भी अपने पास कोई अनरेगुलेटेड चीज़ नहीं आने देता जब तक कि वो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेता। आपको पता है, एक छोटी सी एग्जांपल में, अगर टाइम हो तो जी प्लीज़। एक मेडिसिन थी थैलिडोमाइड।
थैलिडोमाइड जो मेडिसिन दी जाती थी, उन्होंने कहा बड़ी ज़बरदस्त, ये 1950s एंड 60s की बात हो रही है। उन्होंने कहा ये मॉर्निंग सिकनेस में बड़ी ज़बरदस्त है, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, सारी दुनिया में इस्तेमाल हुई, इवन ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। जब ये अमेरिका में आई तो वहाँ पे एक डॉक्टर कैसली थी। डॉक्टर कैसली FDA जो होता है ना, FDA क्लियरेंस देता है कि हमारे मुल्क में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर कैसली ने, जब उसका मियाँ भी फार्मासिस्ट था, जब उन्होंने ये पूरे लिटरेचर एंड साइंटिफिक पढ़ी रिसर्च, उन्होंने कहा ये 2 नंबरी है, इसके अंदर हमें कोई ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। उसके औरत के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें, कि उसके ऊपर उसको ब्राइब किया गया, उसको थ्रेट किया गया कि ये वाली चीज़ें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री है, इतना पैसा इन्वॉल्व है कि तुम इसको पास करो। वो उसको पास नहीं करती थी। उसने ये देखा था रिसर्च के अंदर, जो उसके पास आई थी रिव्यूज़, कि ये बच्चों के जो है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व्स को डैमेज करती है, तो वो उसको पास नहीं कर रही थी। फिर पता चला जी, कुछ अरसे में होते होते उसने उसको पास नहीं किया। अमेरिका में FDA क्लियरेंस नहीं मिली थैलिडोमाइड को। बाकी कंट्रीज़ में फिर पता चला कि जिन जिन प्रेग्नेंट औरतों ने लिया था, उनके बच्चे बगैर हाथों और बगैर पैरों के पैदा हुए, लिम्स उनके नहीं थे। तो आप यहाँ से देखें कि FDA क्लियरेंस जब हम कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं जी अमेरिका क्या चीज़ है। उन्होंने उसको आने नहीं दिया था अपने कंट्री में, जब तक कि उनको पता नहीं चल गया था। और डॉक्टर केसली को फिर जॉन एफ कैनेडी, जो उनका प्रेसिडेंट था, उसने अवार्ड दिया था, प्रेसिडेंशियल सबसे बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड उस औरत को दिया था, कि उसने किसी ब्राइब, किसी प्रेशर को अंदर नहीं आने दिया, और अमेरिका में उसको FDA क्लियर नहीं होने दिया था। यहाँ से उनके रूल्स रेगुलेशंस देखें। IV ग्लूटाथियोन भी उन्होंने अभी तक उसको रंग गोरा करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए 2-4 ड्रिपें आप ले लें, फ़ाइन, आप थोड़े टर्म के लिए, लेकिन रंग गोरा करने के लिए, क्योंकि आप ऑन गोइंग लेते रहेंगे ना लंबे अरसे के लिए, उसको क्लियर नहीं किया। जब तक रिसर्च नहीं आएगी, 10 साल तक वो बैठ के देखेंगे नहीं कि भाई क्या हो रहा है, तब तक उन्होंने अपने कंट्री में नहीं आने देना। बाकी कंट्री, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये सारे कंट्री लगा के 10 साल के बाद इनको पता हो सकता है कहीं जी बड़ा सेफ़ है, हो सकता है कि आपको पता चले जी जिन लोगों ने लिए थे उनका लिवर डैमेज हो गया, कैंसर हो गया, कोई रिसर्च ही नहीं है ना। डॉक्टर का फ़र्ज़ है, क्योंकि जितनी पावर आपका नॉलेज होता है, नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज से आपको पावर जब आती है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है। एक डॉक्टर कह रहे हैं जी कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है IV ग्लूटाथियोन की। IV ग्लूटाथियोन की बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब वो IV देते हैं ना आप, तो वो एब्जॉर्ब बड़ी अच्छी होती है। ये कह के आप बेची जा रहे हैं कि हाँ, लेकिन अगली स्टोरी तो सुनाते हैं आप कि IV की अच्छी है लेकिन सेफ्टी कोई नहीं है। बाय माउथ की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब उसकी भी अच्छी आ गई। अगर आप रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन टैबलेट्स लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, रंग भी गोरा होगा। तो वो लें जिसकी सेफ्टी है, और ये डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो देने से पहले आपको बताए। सॉरी मैंने आपका टाइम बढ़ा दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बड़ी टेक्निकल बात थी और बहुत अच्छा मशवरा है। और ये फ़र्ज़ डॉक्टर का है कि आपको बताएं। इस चीज़ों पे इन्वॉल्व हैं या देख रहे हैं आगे, मेडिकल स्पास में आपके जगह जगह मिल रही है, हर जगह मेडिकल स्पा में आपका जो ये ब्राइडल पैकेज मिलता है ना, दुल्हन बनने से पहले तुमने क्या क्या कराना है, उसके अंदर मैं हैरान परेशान। आपकी बच्चियों की शादी कौन सी एज में होती है आप बताएं मुझे? 25, 20, 25, 23, कुछ तो 18 साल में माँ बाप कहते हैं ढूंढो ढूंढो रिश्ता। आप यंग लड़कियों के पैकेजेस में ये लिख रहे हैं कि बोटॉक्स और फिलर जो है वो आप टाइम से पहले करा लें। आप तो खुद ही उनको ये बता रहे हैं, कंडोन कर रहे हैं। आप तो पहले कहते थे फेशियल करा लें, उपटन लगा लें, एक्सरसाइज करके वेट कम कर लें। अब आपके पैकेजेस में, सैलून्स में लिखा हुआ है कि फिलर्स एंड बोटॉक्स। जवानी के हुस्न को क्या ज़रूरत है बोटॉक्स और फिलर की? सही बात। आपने, उन लड़कियों ने ये पैकेज पढ़ना है, उनको अकल नहीं है। उन्होंने देखा मैं दुल्हन बन रही हूँ, वो एक्साइटेड है, वो इतनी खुश है, ओहो अच्छा फिलर्स एंड बोटॉक्स भी कराने चाहिए, मेरी दोस्त ने भी कराए हैं और वो पैकेज में लिखा हुआ है। उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। ये साइंटिफिक नॉलेज किसको है? डॉक्टर्स को है। जो एस्थेटिशियंस आपने बैठाए हुए हैं, अगर उन्हें सही कोर्सेज किए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए कि वहाँ पे अपने पैकेज से हटाएं भाई, कि ये उन लोगों को चाहिए जो एज कर गए हैं और जिनको बाद में जाके अपने आप को अच्छा दिखना है, ना कि 20 साल की लड़की फिलर और बोटॉक्स दिला रही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ आपके हवाले से भी बात करते हैं। आपके नाम के साथ मुफ्ती भी लगा हुआ है और नाम के एंड में लगा हुआ है। अक्सर मुफ्ती तो शुरू में होता है, मुफ्ती फला मुफ्ती फला। आपने डॉक्टर शबाना मुफ्ती एंड में लगाया हुआ। आप मुफ्ती हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम है। अच्छा, मुफ्ती आपके हस्बैंड का नाम है, वरना तो मैं फतवा लेने वाला था। अच्छा, फतवा उनसे मैं ले लेती हूँ सारे।
अच्छा, ये आप बॉर्न एंड रेज अमेरिका से? पाकिस्तान से। मेरी पढ़ाई, मेरी अम्मी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये जो मैं पाकिस्तान आके मेडिकल मिशन ट्रिप्स करती हूँ फ्री में, मैं पेरू भी गई, वहाँ पे भी मैं फिलैंथ्रोपी सोशल वर्क, मेरी अम्मी ने हमें पढ़ाया लिखाया। और फिर जब हमारी फुल सक्सेस एंड अकम्पलिशमेंट हुई तो आप चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना, तो वो बस अल्लाह मियाँ ने उनको कम ज़िंदगी दी, वो उनको ब्रेस्ट कैंसर था, शी पास्ड अवे। तो मैं जितनी एफ़र्ट्स कर रही हूँ, आपने जब एक स्टेटस अचीव कर लेते हैं ना लाइफ में, तो जिस तरह जरदारीज़ हो गए और नवाज शरीफ हो गया ना, इन लोगों के जिस आप लोग एग्जांपल देते हैं और फिर कहते हैं जी कि या तो फिर आप और चीज़ों के पीछे जाते हैं मटेरियल, या फिर आपकी लाइन डायरेक्शन बदल जाती है, आपकी एक कॉलिंग आ जाती है, आप कहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहता हूँ। तो मेरे माँ बाप की जो तरबियत, मुझे एक रिग्रेट है लाइफ में कि वो नहीं देख सके अपने बच्चों की सक्सेस। तो मुझे एक सदका जारिया टाइप के, आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से? मैं मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया और उस मुकाम तक पहुँचाया। मेरी अम्मी कहा करती थी बहुत अमीर बंदे नाल शादी नहीं करनी, अच्छा, क्योंकि वो आगे काम नहीं करने देगा, और बहुत अमीर होएगा तो तुम्हें एक वो जो अंदर की फायर होती है ना सक्सेस के लिए और काम करने के लिए, वो खुद टीचर थी, 3 उन्होंने मास्टर्स किए हुए थे, वो ख़त्म हो जाएगी। आजकल की बच्चियां मैं देखती हूँ वो पहले ही आगे कहती हैं बंदा बड़ा तगड़ा होना चाहिए, काम ना करना पड़े। वाह वाह। आजकल तो एक दूसरे की जेबों से शादी हो रही है जी, वो एक से घर की तरबियत है। वो कोई अगर हसीन लड़की है ना तो उसके लिए कोई पायलट डॉक्टर तैयार हो ही रहा है। वो तो फिर देखिए इतना उसकी क्वालिफिकेशन गुड लुक्स है तो और उसकी क्वालिफिकेशन मर्दों की औरत ये तो जाती है ना कि अगर आप हुस्न को उसका वो तो दें ना। नहीं बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा होना तो चाहिए, लेकिन अगले दिन गर्म पानी से जब मुंह धो के निकलती हैं तो वो ये भी तो बताएं कि घुटने वाला कलर निकल आता है, तो ये भी एक गड़बड़ है। इतना तैयार होके, मैं इस चीज़ के बड़ा मुखालिफ हूँ कि शादी वाली रात और इतना तैयार होके इतना कोई हूर परी प्रेजेंट कर दी जाती है कि अगले दिन डिसअपॉइंटमेंट होती है, यार अब रकम डूब गई सारी। ये क्या है? पता है ये घर की तरबियत है ना। मैं वही बात कर, अम्मी कहती थी कि थिक एंड थिन, वो पहले वाली औरतें भी मैं कहती हूँ हमेशा कमेटी डालती थी तो जमा करके मियाँ को दे देती थी, वैसे कहती थी नहीं देनी, लेकिन फिर कमेटी डाल के जो नुकसान हो गया, जेवर भी बेच दिया। आजकल वो नहीं रहा, तो इसलिए डिवोर्स रेट भी आप लोगों का हाई हो गया। खाली औरतों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बंदे भी जो है क्वालिफिकेशन कुछ और दिखा रहे हैं। बंदे दिखा रहे हैं जी हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, वो पीकॉक की तरह दिखा रहे हैं, ये घड़ियाँ पहनी है रोलेक्स की, ये गाड़ियाँ हमारे पास, फंसा रहे हैं बच्चियाँ। और फिर उसके बाद वो जो इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं ना, गोल्ड डिगर टाइप की ये चीज़ें हैं, ये दोनों तरफ हैं। ये बात ये है, बल्कि ख़वातीन तो बेचारी विक्टिम है बहुत, ये मर्द हजरात ज़्यादा इस चीज़ में मुलव्वस है, मैं तो ये बात भी बोलूँगा। लेकिन ये कल्चर है मेकअप के हवाले से, और इतना मेकअप मैं समझता हूँ सादगी में भी हुस्न है। हल्का सा वो जो नो मेकअप, और यहाँ पे आप जरा रुक जाएं सर, हल्की सी शॉल ओढ़ी भी है और बंदी छड़ दे तुसी। अच्छा एक मिनट जरा, ये सादगी का हुस्न बर्बाद किसने किया है मुझे बताएं? इसका बंदे ने। क्योंकि जब तक एक लड़की एक लुक दे के इस तरह के कपड़े पहन के वो सोशल मीडिया पे जाती है, नीचे कमेंट्स कौन लिखता है? नीचे बंदों के कमेंट होते हैं, वो उसको लाइक डालती क्यों है? उसको अपनी प्रोफाइल लॉक कर लेनी चाहिए। बात सुने, मैं ये बता रही हूँ कि जब वैलिडेशन आपको मिलती है एक सर्टेन लुक की, मैं एक परी बन के, मैं इस तरह के छोटे कपड़े पहन के, बगैर चादर के, फिलर मोटे लिप्स करके, मैं जब छोटी थी तो मेरे मजाक उड़ाते थे कि लिप्स मोटे हैं, और कौन सी फूल की पंखड़ी वाले पतले पतले लिप्स चले हुए थे। अब उल्टा साहब हो गया, अब मैं सबको कहती हूँ मज़ा आया ना तानू तो मेरा मजाक उड़ाते थे। अब कहने का मतलब है अगर दोबारा फैशन आ गया पतले का तो क्या मैं जाके उसको छोटा करा लूँगी? नहीं कराऊंगी ना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बचपन से सेल्फ एश्योर्ड मेरे माँ बाप ने सिखाया, ये उनकी तरबियत थी। ये जो बंदे जाके चेक मार्क ये वाली लड़की चाहिए, अब बेचारी एक अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी बगैर मेकअप के शरीफ बंदी अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे चादर वाली अगर बाहर आएगी, उसको किसी ने लिफ्ट नहीं करानी। ये गलत बात।
जब उसको लिफ्ट नहीं मिलेगी तो वो बच्ची जो है वो दूसरों को देखा देखी, क्योंकि लड़के कमतरी का शिकार और होगी। वो ना सिर्फ एहसास कमतरी, उसको लिफ्ट नहीं मिल रही उन लड़कों से। ये एक बड़ी प्यारी एज होती है जहाँ पे आप चाहते हैं कि 4 लोग आपको अप्रिशिएट करें, ये दिल की आरज़ू होती है कि आपके हुस्न की तारीफ़ की जाए। अब अगर उसको लगेगा कि मेरे इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी? लड़के आपके बंदे आपके हर उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक सर्टन औरत की तमीर उन्होंने क्रिएट की है, ये औरत। सर ये वो कर रहे होंगे, लेकिन हम भी तो एग्जिस्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि ये सादगी में वो हुस्न, कयामत का हुस्न लगता है, ऐसा तासुर जाता कोई है। ग्लैमरस औरत अंदर एंटर होगी ना तो ताड़ी ऐ सोच भी बदल जाएगी। वो तुसी चादर वाली को छोड़ के वो ग्लैमरस मुझे आप बताइए, मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, आपने कौन सा ऐसा ग्लैमर किया हुआ है? आपने चादर पहनी हुई है और बिल्कुल नो मेकअप आप बैठी हुई हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत गुड लुकिंग लग रही है। इसमें देखिए होता ही है, नैन नक्श मैटर करते हैं ना। सही बात है। और फिर देखिए पर्सनालिटी होती है। देखिए शादी होगी खूबसूरत औरत से, उसके बाद 2 साल के बाद खूबसूरत बीवी जो होती है वो कभी खूबसूरत नहीं रहती। वो उसकी फाउंडेशन, आपकी कनेक्शन क्या है, बॉन्डिंग क्या है, आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप एक दूसरे को समझते कितना, एक दूसरे का साथ, ये फैक्ट है लाइफ के, ये नहीं बदल सकते। अच्छा, खानों का कंपैरिजन ज़रा बताइएगा, यूएस के खाने और पाकिस्तानी खाने ज़्यादा मतलब क्या है दोनों में? आपको पता है मैं इंतहाई पेंडू और इंतहाई अपने ग्राउंड से अटैच्ड रहने वाली बंदी। कहाँ से ताल्लुक? मैं लाहौर से। लाहौर में किहड़ी जगह? मॉडल टाउन। मेरा वहीं पे पैदाइश, वहीं पे पढ़ी लिखी, वहीं पे मैंने किंग कॉलेज से, फिर किंग एडवर्ड से, फिर मैं शादी करके अमेरिका गई। तो मैंने कभी भी कव्वा चला नहीं। कौन सा चाल चला तो अपनी चाल भी भूल गया। कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। मैंने अमेरिका जाके भी वो चीज़ें नहीं कर, मैं चीज़ नहीं खाती क्योंकि मैंने बचपन में कभी चीज़ नहीं खाई। ये क्या है, इस मुहावरे के पीछे क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, ये किसी को देखी जो मेरा एक जुमला है जो मैं बोलता हूँ कि कॉपी करने से वो बन नहीं पाते और अपनी शख्सियत खो देते हो। ये उसका मानिए कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो और वो भी नहीं बने और अपनी चाल भी भूल गए। कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गए। मेरे दोस्त हैं जो कि वो इंग्लिश के अलावा बात ही नहीं करते। और मेरे मुंह से जो इंग्लिश अभी भी ऐसे ही निकलती है, पहले मुझे सोचना पड़ता है इंग्लिश में बात। जाहिर है लैंग्वेज है, जस्ट अ लैंग्वेज। अपनी ज़बान को, अपने उसको कभी मैंने वो सेकंड नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरी जितनी तरक्की और जितना मैंने, अगर कोई अल्लाह मियाँ ने मेरे पे करम किया है सही, बेशक तो इसलिए किया है क्योंकि मैंने आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ एंड ट्रू टू माई रिलीजन एंड माई। मैं वापस आती हूँ और 2-3 महीने बाद, और मैंने वो पहले भी बात की थी कि एक सदका जारिया अपने माँ बाप के लिए आप छोड़ते हैं। मैं पाकिस्तान में आके लोगों की मदद करती हूँ। और लोग पहले मुझे कहते थे, पहले आपको सबको डाउट होता है, अच्छा आपके कंट्री में, हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में ये बड़ी मज़े की नफ्स से आता है, कोई अच्छा काम भी करने आए ना तो पहले उसको 2 नंबर समझा जाता है, या इसका कोई एजेंडा होएगा, या पैसे चाहिए होंगे, या कोई मनी ओरिएंटेड होगा, या फेम चाहिए होगी, या कुछ। ये है पाकिस्तान के अंदर, आपको ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है। एनजीओ का असल में डॉक्टर साहिबा कल्चर जो पाकिस्तान में रहा है वो कोई इतना ज़्यादा वो हिस्ट्री, हाँ अच्छी नहीं, पॉलिटिक्स की भी हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर शक पहले किया जाता है और किसी की अच्छाई बाद में देखी जाती है। तो फेस वैल्यू पे नहीं, फिर अपने आप को मनवाना पड़ता है भाई कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस मिल रही है, मनवाना पड़ता है सर। यहाँ पे अपना हक छीना जाता है, मांगा नहीं जाता जी। ये है, सही बात है। डॉक्टर साहिबा आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच इन फ्यूचर। और आपका जो विज़न है, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, प्लानिंग है, जिस तरह आप एनजीओ भी देख रही हैं, इंसानियत को भी देख रही हैं, और आपका जो मकासद है वो बड़े नेक हैं, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और दुआ गो भी हैं आपको कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बने। और इस पॉडकास्ट को ब्रेक लगाने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच। कोई बात, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया एंड यू आर अ वंडरफुल होस्ट, यू आर अ वंडरफुल लिसनर, माशाल्लाह। और अल्लाह मियाँ बहुत तरक्की दे आपको पॉडकास्ट को। मैसेज मैं यही दूंगी, ये जो नई कौम आ रही है, जो हमारी जनरेशन है करंटली, यंगस्टर्स, आपकी यूथ 65% से ज़्यादा है। yes.
देखा देखी जो है ना, अपना वक्ती तस्कीन के चक्कर में कुछ भी ना ऐसा ख़राब करें, देखें कि उसके दूर अज़ नताइज क्या होंगे। अगर आपने प्रोफेशन भी चूज़ करना है ना कोई, तो आप देखें, शादी के लिए पार्टनर सेलेक्ट करना है, आप देखें, कोई प्रोसीजर छोटे से छोटा अपने ऊपर करना है, आप देखें कि 10 साल के बाद वेयर डू यू सी योरसेल्फ, कि उसके दूर अज़ नताइज क्या होंगे, फिर अपने फ़ैसले करें। वाह, वो शेर है ना कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ये वही वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, सपनेपन के साथ कि अपना और बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर साहिबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।